हाय एवरीवन, यह है विजन का क्विक रिवीजन मॉड्यूल और आज हम देखेंगे बैंकिंग। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। सो बैंकिंग में देखते हैं पहले बैंक क्या होता है। सो बैंक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और चैनल करता है उन डिपॉजिट्स को लैंडिंग एक्टिविटीज़ में। और इस तरह से बैंक जो है ना, वह एक इंटरमीडिएट्स की तरह बिटवीन कस्टमर एंड सरप्लस ऑफ फंड कस्टमर हु नीड फंड्स, इनके बीच में काम करता है। मतलब बैंक क्या करता है कि ना, फंड्स को डिपॉजिट लेता है और फिर उन फंड्स को ना लैंड कर देता है टू बोरोवर्स को, और फिर उन बोरोवर्स से ना जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कुछ इंटरेस्ट जो है ना वो हम डिपॉजिटर्स को दे देता है। सो इस तरह से बैंक जो है ना वो इंटरमीडिएट का काम करता है। अब देखते हैं बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। सो बैंक के दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या होता है? अगर आप लोग बैंक जाओ तो बैंक में क्या होता है, पैसे डिपॉजिट होते हैं। और पैसे डिपॉजिट किस तरह के होते हैं? सेविंग अकाउंट्स में हो सकते हैं, करंट अकाउंट में हो सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट टर्म्स में हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरा फंक्शन क्या है प्राइमरी में? ग्रांटिंग एडवांसेस, जिसमें है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपको ना पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब बैंक से निकालने गए और आपका बैलेंस कई बार ना नेगेटिव में चले जाता है, तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ऐसे ही बैंक लोन्स देती है और कैश क्रेडिट करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए ये सब। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है बैंक का? ये ना इसका एजेंसी फंक्शन है और दूसरा यूटिलिटी फंक्शन। सो एजेंसी फंक्शन में क्या है कि ट्रांसफ़र करती है फंड्स को सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ के थ्रू और कलेक्शन चेक्स को और बिल्स का। ऐसे यूटिलिटी फंक्शन में क्या है? सेफ्टी वॉल्ट्स प्रोवाइड कराती है, लॉकर्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि सेफ्टी वॉल्ट्स और लॉकर्स आपने सुना होगा ना, कि गोल्ड को जो लॉकर्स प्रोवाइड करती है गोल्ड या पेपर्स रखने के लिए। ऐसी अंडरराइटिंग ऑफ शेयर डिवेंचर्स करती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी करती है। अंडरराइटिंग शेयर और डिवेंचर्स का क्या मतलब है कि ना, कोई कंपनी है, उसके ना उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक जो है उसको प्रॉमिस करती है कि अगर आपके कोई शेयर परचेस नहीं करेगा ना, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या अमाउंट जो है ना वो बैंक परचेस करेगी ही करेगी। ये होता है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। अब बैंकिंग सिस्टम देखते हैं इंडिया में कैसे होता है। सो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जो है ना तीन तरीके से काम करता है, एक कमर्शियल लेवल पे, दूसरा कोऑपरेटिव लेवल पे और तीसरा क्या, डिफरेंशिएटेड बैंक्स होती हैं। सो कमर्शियल में देखते हैं। सो कमर्शियल में होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स जिन्हें बोलते हैं। ऐसी प्राइवेट सेक्टर होती है और एक रीजनल रूरल बैंक्स भी होती हैं, जो होती है ना ग्रामीण बैंक जिसे बोलते हैं। सो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना उसके अंदर मेजोरिटी ओनरशिप जो है ना वो गवर्नमेंट के पास होती है, मोर देन 50%। और इसमें क्या है, नेशनलाइज बैंक भी होती हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो तरीके से थी। अब ऐसे देखो प्राइवेट बैंक जो है मेजोरिटी ओनरशिप जो है ना पर प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास होगी। ऐसे रीजनल रूरल बैंक में क्या हिसाब है कि ना 50% जो शेयर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, 15% स्टेट के पास और 35% जो है ना वो स्पॉन्सर के पास रहेंगे रीजनल रूरल बैंक के अंदर। अब ऐसे देखो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? वर्क ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। मतलब कोऑपरेटिव बैंक जो है ना वो कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं और ना ही लॉस के बेस पे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर जो है ना रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स, और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई और नाबार्ड दोनों। अब देखते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होती हैं। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो होती है ना वो लाइसेंस बाय आरबीआई टू प्रोवाइड स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स एट्सेट्रा, मेनली प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पेमेंट्स। और डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो है ना वो दो तरह के हैं, एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरी पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना कमर्शियल बैंक का ना एक छोटा वर्जन है, स्केल डाउन वर्जन। और ये जो है ना प्राइमरली कैटर करता है अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड सेक्शंस को। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ हो गई। अब ऐसे पेमेंट्स बैंक जो है ना उसको देखो, परफॉर्म मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस बट कैन नॉट एडवांस लोन्स। पेमेंट्स बैंक जो है ना वो लोन नहीं दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, और दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स ओनली अप टू 2 लाख। रेमिटेंस सर्विस ऑफर कर सकते हैं एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज लाइक एटीएम, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र। अब ये देखो प्राइवेट बैंक जो है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो दो तरीके में डिवाइड है। प्राइवेट सेक्टर क्या है? ऑनर इंडियन हो सकता है या फिर फॉरेन बैंक की ना कोई ब्रांच हो सकती है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। अब आगे देखते हैं, इसमें नोट दिया हुआ है। नोट क्या है कि शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होती हैं। सो शेड्यूल बैंक जो है ना
वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में लिस्टेड हैं जो बैंक्स, उनको शेड्यूल बैंक कहते हैं, और जो नहीं है लिस्टेड और है रिजर्व कैपिटल जो लेस देन 5 लाख रुपीज़ है, उनको क्या बोलते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक। आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई, और नॉन शेड्यूल बैंक जो ना वो आरबीआई से बोरो भी नहीं कर सकती हैं फॉर नॉर्मल बैंकिंग पर्पसेस। ऑल बैंक्स क्लासिफाइड अंडर कमर्शियल बैंक्स अबव आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, और जितनी भी ऊपर बैंक जो है ना क्लासिफाइड की गई हैं अंडर कमर्शियल बैंक, उन सबको ना शेड्यूल बैंक कहते हैं। अब देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं। सो इसमें दो तरह से हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब पूरे देश के लेवल पे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। सो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या है, नबार्ड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, ऐसी सिड भी है जो कि इंडस्ट्रीज़ में देखती है, ऐसी नेशनल हाउसिंग बैंक है जो कि हाउसिंग को देखती है, ऐसी एक्सिम बैंक होती है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए देखती है। अब ऐसे देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी किस तरह की होती है, इसमें एनएफसी-डी होती है, एनएफसी-एनडी होती है, और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। अब एनबीएफसी-डी जो है ना ऑथराइज टू एक्सेप्ट एंड होल्ड पब्लिक डिपॉजिट, एनबीएफसी-डी जो है ना डी से डिपॉजिट वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट ऑथराइज है, और एनडी जो है ना एनडी एनबीएफसी-एनडी वो पब्लिक डिपॉजिट को ना नहीं कर सकती है, बट रेज कर सकती है डेट फ्रॉम मार्केट्स एंड बैंक। अब ऐसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज देखो, डो नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, एक्वायर शेयर्स सिक्योरिटीज ऑफ देयर सब्सिडरी कंपनीज टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 90% और टोटल एसेट। मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ना वो खुद की सब्सिडरीज के ना 90% से ज़्यादा शेयर्स को एक्वायर करती हैं। और देखते हैं एक एनबीएफसी क्या है। एक एनबीएफसी जो है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर है, और देर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि नॉन बैंकिंग सर्विसेज देंगे ये। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एटसेट्रा, सब कस्टमर सेगमेंट दैट आर अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड बाय बैंक्स, देयर प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस, और इनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है ना फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ना कि बैंकिंग सर्विसेज का, ये ध्यान रखना। अनलाइक बैंक्स एनबीएफसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियो, क्योंकि इनकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं है तो ये रिजर्व रेशियो क्यों मेंटेन करेंगे। और ऐसे देखो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स इन दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। और जो आरबीआई जो है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है, आरबीआई जो है ना डजंट रेगुलेट ऑल एनबीएफसीज, मतलब कुछ एनबीएफसीज को करती है और कुछ को नहीं करती है। कुछ एनबीएफसीज जो है ना सेबी और आईआरडीएआई के थ्रू भी वो होती हैं रेगुलेट। आईआरडी जो है ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब बैंक के नेशनलाइजेशन को देखते हैं। सो बैंक के नेशनलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, ये दो फेज़ में हुआ था, 1969 में और 1980 में। 1969 में 14 बैंक को मर्ज किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, और 1980 में 6 बैंक को वो किया था नेशनलाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि बैंकिंग सेक्टर का ना एक्सपेंशन करना, रिड्यूस करना रीजनल रूरल इम्बैलेंस को, पीएसएल को बढ़ावा देना, और प्राइवेट मोनोपोलिस को कम करना, और डेवलप करना बैंकिंग हैबिट्स, सोशल वेलफेयर करना। इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, ग्रोथ ऑफ फार्म क्रेडिट वीकर सेक्शंस को मिल जाना, ब्रांच की एक्सपेंशन होना, क्रेडिट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स, स्लो फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ बैंक्स एटसेट्रा। बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है ना इंडिया के अंदर वो तीन फॉर्म में आई थी, नरसिम्हा कमेटी 1991 के थ्रू, नरसिम्हा कमेटी 1998 के थ्रू, और पीजे नायक कमेटी के थ्रू। और इसमें पीजे नायक देखते हैं, पीजे नायक ने बोला ना कि रिपील कर दो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट को, कि जो नेशनलाइज किया है ना तुमने उसको ख़त्म करो, और क्या करो, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को स्टेबलाइज करो। गवर्नमेंट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर इन द बैंक्स टू बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट को ना ट्रांसफ़र करना होंगे उसके शेयर्स को, और जब तक तुम ये शेयर नहीं कर देते ना बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को, तब तक तुम ना बोर्ड बैंक ब्यूरो बनाओ, और विल बी एडवाइज बोर्ड अपॉइंटमेंट्स बैंक्स चेयरमैन एंड अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ऐसे देखते हैं नरसिम्हा कमेटी 1। सो इसमें क्या बोला कि सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस कर दो, जिससे क्या इंटरेस्ट रेट जो है ना डीरेगुलेट कर दो, एस्टेलाइज करो एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को, और अलाउ करो बैंक्स को टू रेज कैपिटल थ्रू कैपिटल मार्केट। ऐसे स्केलिंग डाउन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर दो, क्वार्टर फ्रॉम 40% टू 10%। ऐसे देखो अलाउ करो एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स को। अब देखो नरसिम्हा कमेटी 2 के बारे में। सो इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मर्ज कर दो, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाओ एनपीएस के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए,
ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, इम्प्रूव करो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन देखते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है कि जो देश के कोने कोने में ना फाइनेंशियल सर्विसेज का मिलना, टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट का मिलना टू बिगर सेक्शंस एंड लोअर इनकम ग्रुप्स एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। अब अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये इसमें लिख रखा है। ये मेनली मेंस के लिए काम आएगा। सो प्रोजेक्ट लेक्ड है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, नॉलेज बेस है, मतलब एजुकेशन बढ़ाओ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस में है, मोबाइल बैंकिंग, आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम, रेगुलेटर लेड अप्रोच, सिंप्लीफाई करो केवाईसी नॉर्म्स को। बैंक लेड में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक बना दो, ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को ले आओ। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस देखो। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो ना डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना कैन एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट, मतलब डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, किसी भी तरह के डिपॉजिट ले सकते हैं। और पेमेंट्स बैंक जो है ना वो भी डिपॉजिट्स को नहीं ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट्स बैंक जो डिमांड डिपॉजिट को ले सकते हैं। अब दूसरा देखो, एक्सटेंड स्मॉल लोन्स टू पुअर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो पुअर्स के लिए है, लोन देने के लिए। ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है लोन्स टू नीडी, मतलब खाली पुअर ही नहीं, जिसको जरूरत है सबके लिए ऐसी। लेकिन पेमेंट्स बैंक जो है ना वो लैंड नहीं कर सकते। अब ऐसे देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं ना उनको CRR SLR जो है ना मेंटेन करने की जरूरत है। लिमिट नॉट एप्लीकेबल टू NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, मतलब CRR SLR लिमिट जो है ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो NBFC है ना उन पर नहीं लगेगी। अब ऐसे देखो, SFB में जो है CRR SLR लिमिट जो है ना एप्लीकेबल एज इन कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो है ना उनमें CRR SLR लगेगा SFBs पर, लेकिन पेमेंट्स बैंक जो है ना CRR लिमिट एप्लीकेबल एज इन कमर्शियल बैंक, और SLR जो है ना 75% रखना होगा इनको, और CRR जो है ना कमर्शियल बैंक में रहेगा। ऐसी RBI डायरेक्टली रेगुलेट NBFC MFI विथ 85% मार्केट शेयर एज इनडायरेक्टली रेगुलेट द अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। अब और देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स होते हैं ना, लैंडिंग परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का क्या है 40 है, फॉरेन बैंक का 40 है, जबकि RRB और SFB के ना 75% है। रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट क्या है, परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब ANBC क्या होता है, इसे टोटल क्रेडिट फॉरवर्डेड ऑफ बैंक्स टुगेदर विद अदर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इट विच आर नॉट इन इट्स ऑब्लिगेशन। मतलब जैसे कि डिपॉजिट जो करती है ना बैंक के अंदर हम लोग, वो बैंक की लायबिलिटी है लेकिन जो बैंक इंटरेस्ट पाती है ना वो बैंक की ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं। सो उस प्रॉफिट के बाद जो बचता है ना वो होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यूज फॉर कैलकुलेटिंग बैंक्स लोन्स एडवांस टू कैलकुलेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं NPA का पता कैसे चलता है, और लोन्स मेड बाय बैंक और फाइनेंशियल कंपनी ऑन विच पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। मतलब वो लोन्स जिनके ऊपर जो पेमेंट और रीपेमेंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट वो ओवरड्यू है मोर देन 90 डेज़ के लिए, उनको NPS में डाल देते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट फर्दर इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब कैटेगरीज के अंदर क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के अंदर करते हैं लोग। कैसे, इसके तीन बना रखे हैं उन्होंने, SMA 0, SMA 1, SMA 2। 0 में क्या है, फर्स्ट डे से लेकर 30 डेज तक अगर डिफ़ॉल्ट पर है पेमेंट तो है, और ऐसे SMA 1 में क्या है 30 दिन से 60 दिन तक, ऐसे SMA 3 में कितना है 60 से 90 दिन। और टाइप्स ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट है ये। अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स विच आर रिमेंड NPA फॉर पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। लेस देन और इक्वल जो है ना वो सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा, और ऐसे डाउटफुल में कितना आएगा जो इक्वल टू 12 मंथ है, कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब ऐसे लॉस एसेट देखो, लॉस एसेट जो है ना वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ होली, एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टिबल। उसके अंदर एक नोट रखा है, ड्यू टू इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक द बैड लोन क्लासिफिकेशन पीरियड जो ना वाज इंक्रीज बाय RBI फ्रॉम 90 डेज टू 180 डेज। जो ऊपर दे रखा है ना SMA 3 उसमें 90 डेज दे रखा है, लेकिन कोरोना के टाइम पर ना 180 डेज कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि लोग कमा ही नहीं पा रहे थे ना। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फार्म लोन जो ना NPA जो अलग तरीके से डिफाइन होता है। कैसे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के टर्म्स में और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के टर्म्स में। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के टर्म्स में क्या है कि 2 क्रॉप सीजन तक अगर डिफ़ॉल्ट पर है ना तो फिर हम उसे NPA में डाल देंगे, सच एस पेडी, ज्वार, बाजरा। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्या है, 1 क्रॉप सीजन देखते हैं फ्रॉम ड्यू डेट।
अब इनिशिएटिव देखो एनपीएस को टैकल करने के लिए कौन कौन से लिए गए हैं। सो इसके अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आ गया, अलाउ करता है आरबीआई को टू पोस्ट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है ना पीसीए, उसके अंदर क्या करती है आरबीआई जो है ना रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे कि ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकती बैंक, वो उस पर चल रही है ना डिफॉल्ट पर लोन्स के। अब ऐसे देखो इंद्रधनुष प्लान हो गया। इंद्रधनुष प्लान के अंदर क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स विच इंक्लूड सेवन एलिमेंट्स सच एस कैपिटलाइजेशन बाय इन्फ्यूजन कैपिटल, सेपरेशन ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इंद्रधनुष के अंदर क्या है कि पोस्ट को ना सेपरेट कर दो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की। अब ऐसी आईबीसी कोड देखो, प्रोवाइड फॉर टाइम बाउंड 180 डे रिकवरी प्रोसेस, प्रोसीडिंग्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस एजुकेटेड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आईबीसी के अंदर जो ना एनसीएलटी के पास जाएंगे केसेस फॉर कंपनीज, एंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ना इंडिविजुअल के पास जाएंगे, इंडिविजुअल्स के वो डीआरटी के पास जाएंगे, और कंपनीज के जो है ना वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। अब स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग देखो, द बैंक्स वुड कन्वर्ट लोन इनटू इक्विटी एंड फाइनली टेक ओवर द मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि बैंक जो ना कन्वर्ट कर देगी लोन को इक्विटी में, मतलब कि तुम लोन नहीं चुका पा रहे कोई बात नहीं, उसके बदले के शेयर ले लेगी। अब ऐसे देखो S4A स्कीम है एक, इसके अंदर क्या है डीप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है, बिग डेप्टेड प्रोजेक्ट्स बाय अलाउइंग लेंडर बैंक टू एक्वायर इक्विटी ऑफ स्ट्रेस प्रोजेक्ट, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट। मतलब बिग डेप्टेड प्रोजेक्ट जो ना लेंडर्स को अलाउ करते हैं टू एक्वायर इक्विटी ऑफ द स्ट्रेस प्रोजेक्ट, मतलब जो लेंडर हैं जैसे कि ऊपर जो था ये वाला स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, सेम उसी की तरह ही है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो, तो वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, वो ओपन दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, कस्टमर फ्रॉम एनी बैंक कैन विड्रॉ मनी बट नीड टू पे अ फी फॉर सर्विस। मतलब ये कोई बैंक नॉन बैंक एंटिटीज़ के थ्रू होते हैं वाइट लेवल एटीएम्स, और कस्टमर्स को ना किसी भी बैंक का कार्ड हो उससे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक फ़ीस पे करनी होगी। और ये कोई डिस्प्ले नहीं करते लोगो ऑफ एनी पर्टिकुलर बैंक एंड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस। शैडो बैंक क्या होती है, डू ऑर्गेनाइजेशन दैट फंक्शन लाइक बैंक्स बट आर आउटसाइड बैंकिंग रेगुलेशन। शैडो बैंक क्या है कि काम तो बैंक की तरह करेंगे लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर नहीं आते, और क्विक सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू द पब्लिक प्रोवाइड करते हैं, बट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दे लीड टू क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बबल एंड डिफॉल्ट ऑन लोन्स बाय द बोरोवर। इट लीड्स टू क्राइसिस एज वन विटनेस इन यूएस। और क्या है शैडो बैंक्स जो ना ये उधार पर देते हैं, फिर इनको लोन वापस आता नहीं है और इस तरह से ये ना डिफ़ॉल्ट पर चले जाते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्विसेज जो बैंकिंग सर्विस जो है ना वो आपकी ही ब्रांच से मिलेंगी, आप देश के किसी भी कोने में किसी ब्रांच से बैंकिंग सर्विस ले सकते हो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के थ्रू, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी ही मेंटेन्स इज अकाउंट। आपका अकाउंट किसी भी ब्रांच में हो वो कोई मैटर नहीं करता। ऐसे ही बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, फंक्शन करती है इंडियन बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर 2006। कंप्लेंट्स देखती है कस्टमर्स की और बैंकिंग रिलेटेड टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स। अब ऐसे देखो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में देखो, ये जो उस तरह के बैंक होते हैं जो टू बिग टू फेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड HDFC ICICI जो है इसके एग्जांपल्स हैं। अब ऐसे बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स जो होते हैं ना ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड बाय ग्रुप ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, मतलब बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल की सेंट्रल बैंक्स हैं ना उन्होंने ग्रुप बना करके इसको फॉर्मुलेट किया है और इनको बेसल कमिटीज़ के थ्रू और बैंकिंग सुपरविजन टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। हर एक कंट्री के बैंकिंग सर्विस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ना सेंट्रल बैंक के ग्रुप ने बनाया ये सब। दिस नॉर्म्स हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम बेसल 1 to बेसल 2, बेसल 3। दे रिक्वायर बैंक टू कीप एडिशनल कैपिटल टू फेस डिफरेंट रिस्क। और बेसल नॉर्म्स जो ना एडिशनल कैपिटल को रखने के लिए कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एटसेट्रा। और देखो लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है, इट रिफर्स टू proportion of highly liquid asset held by financial institution to ensure ongoing ability to meet short term obligations। लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है, हाईली लिक्विड एसेट्स का रखना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टू एंश्योर ऑनगोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में ना अगर पैसों की जरूरत पड़ रही है तो पैसे होने चाहिए बैंक के पास। ऐसे ही देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसो। मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है इन रिलेशन टू इस रिस्क वेटेड एसेट्स। जैसे कि बैंक ने कितना लोन दे रखा है वो क्या है रिस्क वेटेड एसेट हो गया, और ऐसे ही बैंक के पास कितना कैपिटल है पहले से। ऐसे इस्लामिक बैंक देखो, ये फाइनेंस सिस्टम होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर इस्लाम। टून बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, इट रेफर्स टू स्ट्रेस
ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैंक ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स ऑन द वन हैंड एंड हैवली इंडेप्टेड कॉर्पोरेट ऑन द अदर, बोथ लेंडर्स एंड बोरोर आर अंडर स्ट्रेस। इसके अंदर क्या है, ट्विन बैलेंस शीट के अंदर क्या है, जिसने लैंड किया वो भी स्ट्रेस के अंदर है और बोरोवर भी स्ट्रेस के अंदर है। सो ये था बैंकिंग सिस्टम का क्विक रिवीजन मॉड्यूल। सो बस इतना ही था।